हेलो एवरीवन, अ वेरी हार्टफुल ग्रीटिंग्स फ्रॉम अपनी पाठशाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बेहतरीन मंच से। आज हम इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसे हम कहेंगे मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति बहुत ही अच्छा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे हर चीज़ रिलेट करती है। अगर आप कहीं मार्केट में भी जाते हैं तो वहाँ पर अगर ट्रेड साइकिल की बात करें, व्यापार चक्र की बात करें, तो वो भी इस पर डिपेंड करता है। तो मुद्रास्फीति के मुख्य रूप से मुद्रास्फीति से मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो इसके संदर्भ में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुद्रास्फीति के साथ साथ वो स्थितियां हम देख लेते हैं जो इससे जुड़ी हुई है। पहली स्थिति क्या है? मुद्रास्फीति हम कह सकते हैं इससे जुड़ी हुई स्थिति है मुद्रा स्फीति, जिसे हम संस्फीति भी कह सकते हैं। संस्फीति मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई स्थिति है मुद्रा अपस्फीति। देखिए इंग्लिश में ज्यादा याद रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन। दूसरी अगर स्थिति देखें इसी के संदर्भ में तो एक स्थिति होती है मुद्रा अवस्फीति। अवस्फीति, मुद्रा अवस्फीति। इंग्लिश में कहेंगे इसे डिफ्लेशन। डिफ्लेशन। एक और स्थिति कह सकते हैं मुद्रा संस्फीति। मुद्रा संस्फीति, जिसे हम कहेंगे रिफ्लेशन। क्या कहेंगे? रिफ्लेशन। और एक और स्थिति हम कह सकते हैं अवपात मुद्रा प्रसार। अवपात मुद्रा प्रसार। देखिए बहुत सारे इसके हिंदी में अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो मेरी एक एडवाइस आपसे ये होगी कि इनका आपको इंग्लिश का टर्म याद करें तो वो ज्यादा सही रहेगा। इसे हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन। ये मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई सारी स्थितियां हैं और यही स्थिति अगर हम इनकी बात करें और यही मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन लाती है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। आज हम सिर्फ इस ट्रेड साइकिल की बात करेंगे कि ट्रेड साइकिल मुद्रास्फीति से कैसे परिवर्तित होता है। इसको समझने के लिए एक हमें साइकिल देखना होगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा। देखिए इस तरह से हम ले सकते हैं ट्रेड साइकिल को। अगर ये हम कहें ये दिखा रहा है प्राइजेस को और इसकी बात करें तो ये टाइम पीरियड है। आप समझिए साइकिल को कैसे ये काम करता है मुद्रास्फीति के संदर्भ में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जब हम ये पढ़ते हैं तो एक स्थिति आती है इन्फ्लेशन की, जो हमने पढ़ी, जिसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति। देखिए मैं हिंदी में नहीं लिखूंगी, इंग्लिश में लिखूंगी ताकि आपको समझने में भी इजी रहे। इन्फ्लेशन, जिसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति। अब ये मुद्रास्फीति ऐसी स्थिति है जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है। यानी महंगाई कब होती है? शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ डी। डी मतलब डिमांड। महंगाई कब बढ़ती है? जब मांग बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने के कारण प्राइजेस भी बढ़ने लगते हैं। पी मतलब प्राइजेस भी बढ़ने लगते हैं। जब डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं और जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो इसका इफेक्ट किस रूप में देखने को मिलता है? इसका इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो परचेजिंग पावर है, जिसे हम कहते हैं क्रय क्षमता, इसमें कमी आएगी। क्रय क्षमता में कमी। अब देखिए अपने ऊपर अप्लाई कीजिए कि जब मार्केट में मांग बढ़ गई, हर चीज की मांग बढ़ गई कि भाई ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है, जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। हमेशा देखा है, क्योंकि प्रोडक्शन लिमिटेड होता है। जब लोगों की डिमांड ज्यादा आ जाती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब कीमतें बढ़ने लगती हैं तो लोगों की क्रय क्षमता में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो लोग खरीदेंगे कम। तो ये इसका प्रभाव देखने को मिला। डिमांड बढ़ी, प्राइजेस बढ़े, परचेजिंग पावर कम हो गई। ये स्थिति हमारी कहलाती है इन्फ्लेशन की। कौन सी स्थिति? इन्फ्लेशन की। ये स्थिति इन्फ्लेशन मतलब कि जब डिमांड बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं और प्रभाव रूप में क्रय क्षमता में कमी देखने को मिलती है। ये हो गई हमारी इन्फ्लेशन। दूसरी स्थिति हमारी ये वाली अगर देखें तो ये इन्फ्लेशन की स्थिति है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन
जिसे कहते हैं मुद्रा अवस्फीति, अपस्फीति, अव नहीं अपस्फीति, अव वाली ये वाली डीइंफ्लेशन वाली होगी। डिसइंफ्लेशन क्या है? डिसइंफ्लेशन में क्या होता है? मुख्य रूप से डिमांड में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसइंफ्लेशन में डिमांड में कमी हो जाती है, सॉरी डिमांड में कमी हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ डिमांड में वृद्धि थी, यहाँ डिमांड में कमी हो गई। डिमांड में कम होने से प्राइजेस कम होंगे, और इसका प्रभाव किस रूप में देखने को मिलेगा? इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कि जो परचेजिंग पावर है, जो हम कहेंगे क्रय क्षमता, इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी, इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। क्लियर है? इन्फ्लेशन में हमने देखा मांग में वृद्धि हुई, मांग में वृद्धि से कीमतें बढ़ी, और कीमतें बढ़ने से प्रभाव स्वरूप क्या हुआ? क्रय क्षमता में कमी आई। डिसइंफ्लेशन की बात करें तो यहाँ पर डिमांड में कमी हुई है, डिमांड जैसी कम हुई, लोगों की मांग कम हुई, कीमतें डाउन हो गई, क्योंकि जब लोग मांग ही नहीं रहे कोई चीज, अगर कोई चीज खरीद ही नहीं रहे तो क्या करेंगे? मांग कम, वो प्राइजेस कम कर देंगे ताकि चीजें बिके। प्राइजेस कम होंगे तो लोगों की क्रय क्षमता कैसी होगी? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये स्थिति होती है हमारी डिसइंफ्लेशन, जिसे कहते हैं मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा अपस्फीति। तीसरी स्थिति देखिए कौन सी स्थिति है? तीसरी स्थिति की बात करें तो ये हमारी स्थिति आती है डिफ्लेशन की, डिफ्लेशन की, ये वाली स्थिति कौन सी है? डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन का मतलब इसे कहते हैं मुद्रा अवस्फीति, अवस्फीति। ये बिल्कुल इसके विपरीत है, इन्फ्लेशन के बिल्कुल विपरीत स्थिति है डिफ्लेशन की। ये डिफ्लेशन क्या कहती है? यानी कि जब हमें इन्फ्लेशन, जब हमें देख रहे हैं कि मार्केट में खूब सारा पैसा है लोगों के हाथ में, और उस समय डिमांड भी ज्यादा है, प्राइजेस भी ज्यादा है, उसी स्थिति को अगर रेगुलेट करने के लिए ये एक स्थिति है जो कि भारत सरकार या आरबीआई के द्वारा अपनाई जाती है डिफ्लेशन में, जिसमें डिमांड को कम किया जाता है। क्या किया जाता है? डिमांड को कम किया जाता है। यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्थिति है वो है कौन सी? डिफ्लेशन। इसमें मुख्य रूप से डिमांड को कम किया जाता है, और मुख्य रूप से प्राइजेस, अगर मान लीजिए डिमांड कम हो जाएंगी तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे? प्राइजेस भी कम हो जाएंगे, और प्राइजेस जब कम हो जाएंगे तो क्या होने लगेगी? क्रय क्षमता बढ़ने लगेगी, क्रय क्षमता बढ़ने लगेगी, है ना? तो यहाँ पर आपको देख, लेकिन यहाँ पर इतनी कम हो जाती है डिमांड और प्राइजेस की क्रय क्षमता कम, क्रय क्षमता जो है लोगों की वो बढ़ ही नहीं पाती। यानी ये स्थिति हम कोविड-19 से रिलेट कर सकते हैं। जो कोविड में स्थिति थी, कोविड-19 में वो यही स्थिति थी कि हम इस तरह, हमारी डिमांड भी कम हो गई, प्राइजेस भी कम हो गए, फिर भी लोग नहीं खरीद पा रहे, यानी क्रय क्षमता में भी वृद्धि नहीं हो पा रही, हो ही नहीं पा रही। तो ये स्थिति कहलाती है मंदी की, जिसे हम कहते हैं मंदी की। यानी मार्केट में डिमांड भी कम हो गई है, प्राइजेस भी कम हो गए हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं खरीद पा रहे। क्रय क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए लेकिन वो भी नहीं हो पा रही। ये स्थिति है डिफ्लेशन की, यानी इन्फ्लेशन के बिल्कुल विपरीत स्थिति डिफ्लेशन की। क्लियर है? आगे देखिए, फिर हमारी जो नई स्थिति आती है वो कौन सी स्थिति होगी? ये वाली, जिसे हम कहेंगे रीफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या है? यानी हम फिर से डिमांड जो कम हो गई है उस डिमांड को बढ़ा रहे हैं, और डिमांड जब बढ़ेगी तो प्राइजेस भी क्या होंगे? बढ़ेंगे, और वो स्थिति फिर किसकी ओर ले जाएगी? रिफ्लेशन की स्थिति इन्फ्लेशन की ओर ले जाएगी। तो ये एक साइकिल है जो कि मुख्य रूप से ट्रेड को प्रभावित करता है, व्यापार चक्र को प्रभावित करता है। एक और स्थिति आती है जिसका नाम मैंने दिया था स्टैगफ्लेशन। ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है स्टैगफ्लेशन का, याद रखिएगा। एक और स्थिति है स्टैगफ्लेशन, अवपात मुद्रा प्रसार, जिसे कहते हैं अवपात मुद्रा प्रसार, गतिजन्य मुद्रा भी कहते हैं इसको, अवपात मुद्रा प्रसार। ये ऐसी स्थिति है जहां पर तेजी और मंदी दोनों देखने को मिलती है। स्टैगफ्लेशन का मतलब जहां पर मंदी भी है और तेजी भी है। ऐसी स्थिति आपने काफी साल अपने पहले देखी भी होगी, है ना? कोरोना में अगर देखें हम कोविड-19 के समय, तो ये वाली स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। कैसे देखने को मिली? स्टैगफ्लेशन ऐसी है जब हम एक ही अर्थव्यवस्था में मंदी भी देखने को मिले और क्या देखने को मिले? तेजी भी देखने को मिले, वो स्थिति कहलाती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब जहां मंदी भी हो और तेजी भी हो, और मंदी का मतलब बेरोजगारी,
जहां बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों साथ चलती है, वो स्थिति स्टैगफ्लेशन की कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण दूं, स्टैगफ्लेशन का अगर मैं आपको उदाहरण दूं, स्टैगफ्लेशन का अगर मैं उदाहरण दूं तो कोविड-19 में आपने देखा कि दो सेक्टर थे इकोनॉमी में, दो सेक्टर, एक हमारा देखा ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, और एक हमारा देखा फूड सेक्टर की देखें या फिर हम हेल्थ सेक्टर की देखें। अगर दोनों की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर कोविड-19 में किसका शिकार था? मंदी का। किसका शिकार था? मंदी का। लेकिन फूड सेक्टर और हेल्थ सेक्टर किसका शिकार था? तेजी का। कोविड-19 में लोगों के पास जब पैसा नहीं था तो कोई भी व्यक्ति आपको दिख रहा था फोन खरीदता हुआ, एसी खरीद रहा है, कोई लैपटॉप खरीद रहा है, बहुत रेयर, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा ही नहीं था तो उस स्थिति में मंदी थी। और इसी मंदी को हम बेरोजगार से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब मंदी होती है तो बेरोजगारी की स्थिति होती है। क्या होती है? बेरोजगारी की स्थिति। और जब तेजी होती है तो मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, मुद्रास्फीति। क्लियर है? फूड सेक्टर देखिए, हेल्थ सेक्टर देखिए, ये प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर स्लो डाउन में जा रहा था। यानी हमें इकोनॉमी में जब एक साथ तेजी भी देखने को मिले और मंदी भी देखने को मिले तो उस स्थिति को हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ गई है। या फिर बेरोजगारी भी देखने को मिले और मुद्रास्फीति भी देखने को मिले तो वो स्थिति कैसी है? स्टैगफ्लेशन। इसे कहते हैं गतिजन्य मुद्रास्फीति, इसे ही कहते हैं अवपात मुद्रास्फीति, इसे ही कहते हैं रुकी हुई मुद्रास्फीति। तो नाम इंग्लिश में एक ही टर्म है, स्टैगफ्लेशन। आप स्टैगफ्लेशन याद रखें, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन, लेकिन स्टैगफ्लेशन स्टैगफ्लेशन ही रहेगा। ठीक है, ये हमने ट्रेड साइकिल पढ़ा। इसी के संदर्भ में अगर हम देखें तो एक और चीज अगर देख सकते हैं यहाँ पर, वो चीज क्या? एक ये सेक्टर आता है जिसे हम कहते हैं बूम। बूम ऐसा होता है जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, बैंक भी क्या करता है? बहुत सारा कर्जे बांट रहा होता है। बूम सेक्टर मुख्य रूप से हाइपर इन्फ्लेशन को दिखाता है, यानी ऐसी स्थिति जहां पर मार्केट में इस तरह पैसा हो गया है कि लोग अननेसेसरी खर्च करने लगे हैं। तो बूम भी क्या करता है? मुख्य रूप से हाइपर इन्फ्लेशन को दिखाता है। एक यहां पर हम देख सकते हैं, एक होता है यहाँ डबल डिप डिप्रेशन। डबल डिप डिप्रेशन, यानी ये डिप्रेशन की स्थिति है जब मंदी हो जाती है, डिफ्लेशन की स्थिति है, डिप्रेशन की स्थिति है। लेकिन सरकार ने मान लीजिए कुछ प्रयास किया और उसके बाद अर्थव्यवस्था ऊपर रिफ्लेशन की बजाय वापस से नीचे गिर गई, तो उसे कहेंगे कि दोहरी मंदी आ गई, डबल डिप डिप्रेशन आ गया है। तो ये हमने ट्रेड साइकिल जाना मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था का, जिसमें हमने इन्फ्लेशन की बात की, डिसइन्फ्लेशन की बात करी, डिफ्लेशन की बात करी और रिफ्लेशन की बात करी। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से टेक्निकल वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको चीजें याद रखनी है कि इन्फ्लेशन में डिमांड बढ़ती है, प्राइजेस बढ़ते हैं। प्रभाव क्या देखने को मिलता है? क्रय क्षमता में कमी। इसी तरह यहाँ पर डिफ्लेशन की बात करें तो डिमांड कम, प्राइजेस कम, लेकिन फिर भी लोग चीज नहीं खरीद पाते क्योंकि उस समय मंदी का शिकार हो जाती है इकोनॉमी। रिफ्लेशन सुधार की अवस्था है जो कि इन्फ्लेशन के सुधार के रूप में देखने को मिलती है। जब रिफ्लेशन की स्थिति आती है तो वापस इन्फ्लेशन आने लग जाता है, और इन्फ्लेशन ग्रोथ के लिए अच्छा है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर चाहिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर ग्रोथ देखनी है तो इन्फ्लेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन की बात की, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। बाकी के डिटेल में देखने के लिए हम आगे और भी कॉन्सेप्ट की क्लासेस लाते रहेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही। नमस्कार, शुक्रिया।